शांति। टैक्सेशन 2 करेंगे हम लोग 5th सेमेस्टर में। हम लोग जो अपना दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट जो करेंगे वो है टैक्सेशन, टैक्स। और ये भी पूरा क्लियर है हम लोगों को कि टैक्स में हमारे पास नॉलेज नहीं, 4th सेमेस्टर के वजह से 0% है, ठीक है। और हम लोग 4th सेमेस्टर का टैक्स जाने बिना 5th सेमेस्टर का टैक्स जान ही नहीं सकते हैं, अगर हम लोग रियल सेंस में बात करें तो। क्योंकि वो 4th सेमेस्टर का जो टैक्स था उससे रिलेवेंट कुछ चैप्टर है, और वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपके पास होता क्या है भाई, सोर्सेस कितने होते हैं आपके इनकम के, कितने सोर्सेस होंगे इनकम के? सोर्सेस होते हैं 5। कौन कौन से सोर्सेस होते हैं इनकम के? 5 होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इनकम और गेन्स फ्रॉम प्रॉफिट, है ना, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये 5 हेड्स के इनकम को टोटल कर दिया जाए तो जो आएगा उसको हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। इसके बाद डिडक्शंस लेस करना होता है, जो था हम लोगों के लास्ट सेमेस्टर में, उसका भी हमको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। एटीसी में कौन सा डिडक्शन होता है, एटीडी में कौन सा डिडक्शन होता है, एटीडीडीबी में कौन सा डिडक्शन होता है, एटीजी में कौन सा डिडक्शन होता है ना। तो ये सब डिडक्शन करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग फिर से स्लैब बनाएंगे, और वो भी नया तरीका के हिसाब से, जो हम लोग का 2020 में स्लैब आया था, 5 लाख तक इनकम पूरा नील, है ना, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग उस स्लैब बनाना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा अमेंडमेंट आ चुका है, और 1 साल का गैप भी आ चुका है, क्योंकि हम लोग पिछला के हिसाब से जो हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए, वो हम लोग लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के हिसाब से, असेसमेंट ईयर के हिसाब से पढ़ रहे थे, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 था। अभी हम लोग का असेसमेंट ईयर जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा, है ना, और प्रीवियस ईयर 2021 हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद ही एग्जाम है ना, 31 मार्च के बाद ही एग्जाम है। तो अगर 31 मार्च के बाद ही एग्जाम है तो हम लोगों का जो हम लोगों का पिछले साल में जो था 4th सेमेस्टर में, उसका असेसमेंट ईयर आपका चेंज हो जाएगा। तो अभी नया स्लैब के हिसाब से आपको बनाना होगा, है ना, और वो डिक्लेरेशन हो गया है, इसलिए हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वो डिक्लेरेशन हो गया है, उसी का वेट कर रहे थे टैक्सेशन 2 स्टार्ट करने के लिए। फिलहाल उसमें तुम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ज्यादा चीज नहीं है, हम लोग को टैक्स लायबिलिटी तो निकालना ही है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी जो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, उसको जानने के पहले हमको इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होता है। डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम लोग को ये सब चीज डिटेल में नहीं तो एक बार ब्रीफ में समझना ही होगा, है ना, थोड़ा सा। तो उस डिटेल में जो सबसे ज्यादा डिटेल में समझना है हम बता दे रहे हैं, जिसको आप ब्रीफ में नहीं समझ सकते हो, जिसको हम लोग चैप्टर हम लोग लेकर आते हैं, और वो होता है असेसमेंट ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग एएमटी। ये एएमटी अलग चीज होता है, उसको छोड़कर हम लोग असेसमेंट ऑफ फर्म का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। और असेसमेंट ऑफ फर्म मतलब हो जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, जब पार्टनरशिप हो जाता है तो उसको हम लोग असेसमेंट ऑफ फर्म कहते हैं। मतलब उनका टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, और उनका टोटल टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। और उसके जानने के लिए एक चैप्टर जो है हमको बहुत जरूरी है सीखना,
और वो होता है प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो हम लोग उसको जब समझेंगे तब जाकर हम लोग असेसमेंट ऑफ फर्म वाला जो टॉपिक है ना, उसको हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग फिलहाल बात करते हैं उसी चैप्टर के बारे में जिसको प्यार से लोग पीजीबीपी बोलते हैं। क्या है? पीजीबीपी। तो वो चैप्टर सिखाकर ही हम ये आपका 15 नंबर पूरा करा पाएंगे। इसलिए हमको वो चैप्टर जो 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे थे उसको वापस से, जो नहीं पढ़े ड्यू टू कोविड-19 का लॉकडाउन के कारण आपका एग्जाम कैंसिल हुआ और ये नहीं पढ़े, वो हमको वापस पढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि इस चैप्टर पे डिपेंड है ये चैप्टर, है ना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये चैप्टर है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड्स का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? पहला बात कि इसका एक बैक स्टोरी हम लोग पहले सुनते हैं, इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है ना, और क्या क्या चीज जो है, इसका एक बैक स्टोरी जो समझेंगे तो हमारे दिमाग में इस चीज का कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या चीज हम लोग करेंगे, है ना। तो सब कुछ हम लर्न नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया रख सकते हैं अपने आप में। तो हम लोग जो पीजीबीपी स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट परोस रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए इसमें ट्रेडिंग भी डाल दीजिए, है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक बिजनेसमैन अपना बना के रखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसने अपना सेल दिखाया, इसने अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाया। ये एक इमेजिनरी, हम कुछ भी फिगर बाद में हम बिठा देंगे। यहां पर इसने ओपनिंग स्टॉक दिखाया। अगर ये पार्टनरशिप भी है तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है ना। गर्मी सा नहीं लग रहा है? और वेजेस, अभी तबीयत ही खराब है, वेजेस और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फ्रेट वगैरह आएगा ना यहाँ पे। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड वगैरह, कोई भी जो हमको पता है। और फिर हमारे पास क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां ट्रांसफर करेंगे। कुछ लिखना नहीं है, बैक स्टोरी सुन रहे हैं हम लोग, जस्ट यहां ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ काम का चीज नहीं है, लेकिन हम लोग ये जब तक नहीं समझेंगे ना, हम लोग वो चीज नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट एक अलग तरीके से बनता है, ये फॉर्मेट नहीं है। ये तो एक बिजनेसमैन का परोसा गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और हम लोग अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर मानेंगे जब भी हम लोग फाइल किसी का तैयार करेंगे। और यही चीज हम बता रहे हैं कि आप लोग किसी का फाइल कैसे तैयार करते हो, किसी का फाइल आप कैसे प्रिपेयर करते हो, किसी का टैक्स कैसे भरोगे, तो वो अपना कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम परोसेगा ना भाई। आपको वो बताएगा ना कि मेरा सैलरी मिलता है, सैलरी में फाइल बनाने का दरकार नहीं। वहां पे तो अकाउंटेंट अपना डायरेक्ट टैक्स वगैरह काट लेकर उसको टैक्स सैलरी पेड करता है, टीडीएस वगैरह काट के, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहां काट दिया। जहां पे आपका इनकम जनरेट हुआ वहीं पे आपका टैक्स काट के आपके हाथ में नेट सैलरी ही मिलता है। बट अगर हम फाइल बना रहे हैं किसी का, बिजनेसमैन का, कोई पान दुकान वाला बोलेगा मेरा फाइल बना दीजिए, आप तो टैक्स पढ़े हो,
कोई मोदी का दुकान बोलेगा हमारा फाइल बना दीजिए, या फिर वो खुद ही टैक्स पड़ा है तो वो अपना फाइल खुद ही बनाएगा। तो आपको फाइल कैसे बनाना होगा, आपका कोई ना कोई तो जरिया होगा इनकम का, तो वो जरिया आप दिखाओगे ना। और वो जरिया आप कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे कि आपका इनकम क्या है? आप जरूर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को परोसोगे, है ना, और अपने सीए को दोगे कि ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मेरा इतना कस्टमर का पैसा आता है और इतना हम जमा करते हैं कलेक्ट करके। अब बैंक में जरूरी नहीं है कि सब कोई बैंक ट्रांजेक्शन करे, आप दिन भर पैसा कलेक्ट किए और जाके बैंक में जमा कर दिए, तो वो सब बताओगे और अपना एक शीट बनाओगे कि भाई इस तरह से हम अपना प्रॉफिट कमाए हैं, तो आपका फाइल बनता है। तो कोई भी कैसे बताएगा कि मेरा इनकम कितना है? तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर होगा, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी होगा वो क्या करेगा? अपना पीएल अकाउंट ही परोसेगा ना। और वो अपना पीएल अकाउंट अपने मनमानी तरीके से परोसेगा। मनमानी तरीके से कहने का मतलब हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? हम ये मिटा दे रहे हैं थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए। अब हम यहां बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे यहां पे था ना, ये पीएल अकाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का था, ये था पहले। इनकम आता है बाई साइड में, हम लोग को बचपन में सिखाया गया ना 11th क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो बाई साइड में इनकम आता है ना, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है ना। चलिए भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बाई आपका कोई प्रॉपर्टी है भाड़ा पे दे दिए तो रेंट रिसिप्ट भी आता है ना। चलिए ठीक है, कमीशन भी आ जाता है। ये इतना सारा चीज तो आता है ट्रेडिंग के पीएल के क्रेडिट में, आता है कि नहीं? और क्या आता है भाई साइड में? डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। चलिए ठीक है, हम लिखेंगे नहीं उसको। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मान लीजिए कभी लॉटरी खेले तो उससे जीत गए, तो वो पैसा यहाँ पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? साइड इनकम है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लेकिन आप अपने पीएल अकाउंट में शो कर दिए यहाँ पर। और अगर वगैरह कुछ भी इनकम, बैड डेब्ट रिकवरी, लिखिए बैड डेब्ट रिकवरी। अच्छा लिखना नहीं, लिखना तो मना किए ना। बैड डेब्ट रिकवरी, बैड डेब्ट रिकवरी, ये सब चीज मिलेगा। तो ये सब चीज हमको क्रेडिट में मिलेगा। डेबिट में क्या क्या मिल सकता है बताइए? गुड, सैलरी से स्टार्ट होता है, सैलरी है ना। और क्या क्या मिल सकता है? रेंट मिल नहीं सकता, ये एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है। चलो डिस्काउंट बड़ा जिसको प्यारा है, डिस्काउंट अलाउड लिख ही दिए, चलो हो गया। चलिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, चलिए ठीक है। एडवर्टीजमेंट आ गए लाइन पे, एडवर्टीजमेंट हो गया। चलिए डेप्रिसिएशन हो गया ना। चलो वो आउटस्टैंडिंग वगैरह सब जोड़ दिया जाएगा। बैड डेब्ट है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है ना, पीवीडीडी जो भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, डोनेशन टू बीजेपी, है ना, बहुत सारा चीज डेबिट में डाल दिए। मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, डेबिट में डाल दिए। डेप्रिसिएशन डेबिट में डाल दिए। प्रोविजन रिजर्व है ना, प्रोविजन फॉर कोविड, प्रोविजन फॉर न्यू वेरिएंट, कहीं सा भी बिजनेस आप बना सकते हो ना, प्रोविजन है आपका, पैसा आप बना सकते हो। प्रोविजन बना लीजिए कि कहीं पैसा नहीं मिले तो इस प्रोविजन से हम यूज करके बना ले,
हो सकता है आने वाले कुछ दिन बाद आपको प्रोविजन फॉर कोविड भी मिले या प्रोविजन फॉर पैंडेमिक भी बोलकर मिले, बनाना पड़ेगा। ये रिपीट होता रहेगा 10-20 साल में, है ना। तो आपको बनाना होगा आपके बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब लॉकडाउन हो जाएगा तो 3 दिन प्रोविजन फॉर लॉकडाउन, दुनिया भर का वो बिजनेस में डेबिट डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने तरफ से भरसक कोशिश किया कि उसका इनकम कम से कम दिखे, तभी तो नेट प्रॉफिट आता है, ये सबको घटाता है ना। और कुछ इनकम बिजनेस के अलावा वो बाई साइड में डाल दिया। हम लोगों को क्या करना है, एज अ टैक्स ऑफिसर चेक करना है, जांच पड़ताल करना है, उसके इस चिट्ठा को खुद ही ऑडिट करना है कि वो जो हमको एक पेज का अपना इनकम वगैरह दिखाया है उसका ट्रू एंड फेयर वैल्यू पता करना है, जो भी कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से दिए गए। अब हम जांच पड़ताल करना शुरू किए, है ना। ऊपर ठीक था, ग्रॉस प्रॉफिट आप ठीक लेकर आ गए, चलिए मानते हैं। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए, हम मानते हैं। सैलरी बोलकर भी माइनस कर दिए, हम मानते हैं। अच्छा, आप अगर आपके पास सैलरी है, सैलरी अगर आप पेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सैलरी स्लिप काटते होगे। अगर आप चेक से नहीं दे रहे हो तो कैश से दे रहे हो तो आप सैलरी स्लिप काटते होगे, और नहीं तो उसका चेक से दे रहे हो तो आपका डायरेक्टली रिकॉर्डिंग हो गया अपने आप ही। सैलरी स्लिप जांच पड़ताल कराया गया और सैलरी स्लिप में ये पाया गया कि वो अपने बेटा को भी सैलरी देता है ना। बिजनेसमैन अपने बेटा को भी सैलरी देता है। पर्सनल हो गया ना, क्यों, बेटा काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है ना बेटा। और क्यों कहां दुनिया में काम करने जाएगा, अगर मेरा ही दुकान है तो। बेटा काम करता है तब तो सही है, और बेटा पैसा ले जाकर अय्याशी करता है तब गलत है। अगर वो बिजनेस का पैसा निकाल रहा है तो आप उसको ड्राइंग बोलिए, सैलरी में क्यों डालोगे आप। आपका बेटा काम करता है तो सही है, चलिए आता है सही है, तो अटेंडेंस शीट होगा, जो रियल बात है। हम इतना कानून नहीं होता है ना, कई सारी फाइलें ऐसी ही बनती हैं। लेकिन अगर जांच पड़ताल में आ जाएंगे तो आप लोग क्या जांच करोगे, कि भाई अगर आपका बेटा बिजनेस में काम करने आता है तो उसको आप सैलरी देते हो, और अगर वो काम करता है तो उसका वर्क का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि कौन सा वर्क वो करता है, और अगर वो कौन सा वर्क करता है तो उसका एक अटेंडेंस शीट भी होगा दूसरे का। मतलब वो उसी तरह से ट्रीट होगा जिस तरह से दूसरे वर्कर ट्रीट्स होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप पर्सनल अटैचमेंट के कारण उसको पैसा दे रहे हो और वो सैलरी नहीं है, और वो सैलरी स्लिप में आप डाल रखे हो, सैलरी वाले अमाउंट में आप उसका पैसा इंक्लूड करके रखे हो। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो नीचे उसके खोट दिए जाएंगे कि उसमें क्या क्या खोट है, कि सैलरी स्लिप में इंक्लूड है कि वो पैसा अपने बीबी को दिया, अपने बेटी को दिया, अपने बेटा को दिया, और वो सैलरी स्लिप में रिकॉर्ड है। क्लियर है। दूसरा, रेंट। भाई रेंट अगर आप देते हो, आपके पास अपना जगह नहीं है, आप भाड़ा देते हो, तो आप तो रहते भी ना हो छत्ता पर, नीचे दुकान ऊपर मकान, है ना। नीचे पान का दुकान और ऊपर मकान, और उसका आप फाइल बना रहे हो, और भाड़ा तो आप दे रहे हो 25,000। आधा पार्ट में आप रह रहे हो और आधा पार्ट आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या वाजिब है आपका। आप तो बिजनेस का इनकम यहाँ पे शो कर रहे हो ना, तो बिजनेस की इनकम से बिजनेस के खर्चों को माइनस करोगे ना। ये भी मिला आपको नीचे, उसको पकड़िए, और उसको अब हमारा जो इनकम है, ये वाला जो इनकम है, अब ये शीट बनेगा, और उसमें कुछ कुछ इनकम जो है, चलिए इसमें आपको दाग लगा लिया गया कि इसमें कुछ खोट है, सारा में खोट नहीं है बट कुछ खोट है। सैलरी में खोट है, नहीं है तो मत दाग लगाइए। जांच पड़ताल तो ऐसे ही होता है ना, टिक मार्क कर लीजिए भाई इसमें ये जांच पड़ताल हुआ, तो आपका प्रॉब्लम हुआ कि भाई इसमें आपको डाउट है तो उसको आप चेक करिएगा, है ना। तो ये सारा खोट आपको पता चलता गया, सारा
इसका डिस्क्रिमिनेशन आपको पता चलता गया कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। डिस्काउंट अलाउड आपने किया, चलिए ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए आजकल करना पड़ता है, पैसा पाने के लिए आपको करना होता है। डिस्काउंट अलाउड, दैट इज योर लॉस, वाजिब है। बिजनेस करते हो तो लॉस थोड़ा बहुत जानबूझकर भी खाना पड़ता है। चलिए, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आज के टाइम में बहुत जरूरी हो चुका है। खर्चा तो ये वाजिब खर्चा है, एडवर्टीजमेंट किए हो, जिसको भी किए हो सही है, उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। डेप्रिसिएशन किस हिसाब से किए हो भाई? डेप्रिसिएशन आपका जो एसेट्स है, आप अपने एसेट्स के यूज के हिसाब से कर सकते हो। 20%, 25%, मना थोड़ी करेगा कोई। डेप्रिसिएशन चैप्टर सीखते हैं तो हम लोग को अलग अलग रेट्स मिलता है ना, लेकिन इनकम टैक्स का फिक्स रेट है ना? इनकम टैक्स का फिक्स रेट है। आपकी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट अलग होगा, मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट अलग होगा, बुक का डेप्रिसिएशन रेट अलग होगा, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन रेट अलग होगा। तो अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं ऐड किए थे, नहीं लेस किए हो, तो इसको भी हम दाग लगा लेंगे। दाग लगा लिए कि भैया आप अपने हिसाब से किए हो, अपने मनमानी के हिसाब से, और जानबूझकर अपना पैसा कम से कम, अपना प्रॉफिट कम से कम आप दिखाना चाहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर? बैड डेप्ट हो गया, ठीक है, मानते हैं पैसा बहुत सारा डूब गया, इसके लिए आप कुछ काम किए, कुछ, तो ये हमारे ऊपर है, हम अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? हम अगर नहीं अलाउ करेंगे तो दाग लगाएंगे, और अलाउ कर दिए तो छोड़ देंगे। वो सेटिस्फैक्टरी आंसर पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपको किस तरह से आंसर दिया। तो यहां तक हम चेक कर लिए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अच्छा, किसी भी तरह का प्रोविजन बना रहे हो आप, किसी भी तरह का रिजर्व बना रहे हो आप, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपका प्रॉफिट कम हो गया। किसी भी तरह का प्रोविजन आप बना रहे हो या किसी भी तरह का रिजर्व बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपका प्रॉफिट कम हुआ? नहीं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है कि आपका जो पैसा रखा हुआ है, इस पॉकेट से निकाल कर कि भाई ये हमको एक गुल्लक में पैसा जमा कर देना है कि अगर ये हो जाए तो आपको पैसा इकट्ठा करना है, टैक्स आपको देना है, दिए तो नहीं हो ना, देना है, उसके लिए आप पैसा निकाल रखे हो, तो आप प्रॉफिट को तो चार्ज किए हो ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कोई भी चीज आप नहीं ऐड कर सकते, नहीं लेस कर सकते हो, तो आपको इसमें भी अभी दाग लगाएंगे, है ना? मतलब किसी भी तरह का जनरल रिजर्व, किसी भी तरह का प्रोविजन आपको टिक मार्क करके छोड़ देना होगा, है ना? डोनेशन टू बीजेपी, बढ़िया काम है, किसी पार्टी को आप दे रहे हो तो, लेकिन अपने पर्सनल पॉकेट से, तो बिजनेस का खर्चा थोड़ी बना दोगे उसको, है ना? डोनेशन टू, कहीं पे भी डोनेशन दोगे तो उसके लिए हम अलग से सेक्शन दिए ना आपको डिडक्शन के लिए, तो यहाँ क्यों डालोगे? तो जो भी नेट प्रॉफिट वो दिया लास्ट में, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट हुआ, इसमें जिसमें जिसमें मेरे को डाउट है वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि वो लेस करके भेजा था। वापस से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि वो लेस करके भेजा था, हमको अपना पीएल अकाउंट दिखाया था, लेस करके हम लोग उसको क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा। वो एक्सपेंसेस जो टैक्स के हिसाब से डिसअलाउड है उसको आपने दिखाया है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रियल प्रॉफिट आ जाएगा। और वो इनकम जो इस हेड्स में नहीं आता, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है ना? रेंट रिसीव्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है ना? कमीशन, चलिए बिजनेस का मान सकते हैं हम लोग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है ना? और बैड डेट रिकवरी डिपेंड करता है कि हम अलाउ किए थे कि नहीं। तो जब इतना सारा चीज है, आपके एक्सपेंसेस को वापस से ऐड बैक करना होगा और कुछ इनकम को वापस से लेस करना होगा, जो कि इस हेड्स के नहीं है या फिर जो टैक्सेबल नहीं होते, आप उसको यहाँ पे दिखाए। डिविडेंड रिसिप्ट आता है ना भाई साइड में, वो टैक्सेबल नहीं होता। फ्रॉम इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34, तो आप उसको यहाँ पे दिखाए हो तो वो नॉन टैक्सेबल है, बट आपने उसको इनकम बताया है
तो आपको इनकम को भी जांच पड़ताल करने का जरूरत है और आपके एक्सपेंसेस को भी जांच पड़ताल करने का जरूरत है, और फिर आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट होगा। समझ में? वही प्रॉफिट क्या होगा? प्योर प्रॉफिट होगा। तो अभी हम लोग पीजीडीपी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग एक चैप्टर 15 मार्क्स का स्टार्ट कर चुके हैं, टैक्सेशन 2 का, और वो चैप्टर का बैक स्टोरी आपका यहीं से शुरू होगा। चलिए अब इसके अंदर फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। ये तो था अपना बैक स्टोरी। अब हम लोग इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें। और इसका फॉर्मेट वही टैक्सेशन का है, जो फॉर्मेट हम लोग हमेशा करते हैं, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ profit or gains from business or profession, या business and profession, computation of, ठीक है ना, profit and gains from business and profession, ठीक है ना, for the assessment year डॉट 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 जो रिप्लेस होने वाला है ना, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मेट है इसलिए हम इसमें नाम नहीं लिखा रहे हैं कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन सा वो होगा। ये फॉर्मेट है इसलिए नहीं लिख पा रहे, जब सब करवाएंगे तो लिख पाएंगे। समझ में आया? तो ये फॉर्मेट हम लोग करेंगे और हम लोग ऊपर लिख लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर डॉट 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 फॉर असेसमेंट ईयर डॉट 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 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर डॉट डॉट डॉट। ये पूरा लिख लेने के बाद हम लोग ये सब शुरुआत करेंगे। हम लोग सिर्फ अभी बिजनेस के इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसका टैक्स का जो वो दिया था, अपने इनकम का लिखा जोखा जो दिया था उसको हम लोग जांच पड़ताल कर लिए और अब हम लोग उसका इनकम कैलकुलेट करते हैं एज पर टैक्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग उसका इनकम कैलकुलेट करते हैं और यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाहर वाले कॉलम में हम लोग भेज देंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग जिसमें जिसमें टिक मार्क किए थे, जो मेरे आंख में चुभ रहा था कि उसका ये खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं होना चाहिए, उसका वो खर्चा इररिलेवेंट टू हिज बिजनेस है, तो जो जो हमारे आंख में चुभ रहा था हम लोग उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो गलती से लेस हो चुका है या जानबूझकर लेस हो चुका है। बट हमको अपने दिमाग से उसको अगर वो बिजनेस में अलाउड है तो रहने देना है
और डिसअलाउड है तो ऐड कर देना। आप बताइए हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लेस किया था तो उसका प्रॉफिट कम हुआ था, वो चार्ज किया था, हम लोग उसको वापस से ऐड करेंगे। नहीं भाई तुम ऐड करो, जस्ट सेलेक्टिंग, ये प्रोसेस है जस्ट सिलेक्ट करने का। क्या सिलेक्ट आप कर रहे हो? तो हम लोग लिखेंगे ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड but debited to PL. Expenses disallowed but debited to PL. एक्सपेंसेस डिसअलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट कर दिया गया है। तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, हम लोग उसमें कौन कौन सा एक्सपेंसेस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस, लिख सकते हैं एनी पर्सनल एक्सपेंस, तो हम लोग लिख ही दिए। लिख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर गलती से आप पीएल के डेबिट में डाल दिए हो, है ना। एडवर्टीजमेंट आप साइन बोर्ड के लिए पेमेंट किए हो और वो एडवर्टीजमेंट में आ चुका है। साइन बोर्ड तो आपका कैपिटल हुआ ना, वो तो आपका कैपिटल नेचर का है ना, तो वो आप पेड किए और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई नेचर है, उसको आप पीएल के डेबिट में डालकर खर्चा बढ़ा दिए हो, खर्चा को घटा दिया हो, अपने खर्चा बढ़ाकर अपना प्रॉफिट को कम कर दिए हो। तो ऐसा आप कर सकते हो, पर्सनल कोई भी खर्चा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एनी प्रोविजन और रिजर्व, किसी भी तरह का प्रोविजन एंड रिजर्व आप रखते हो तो ये आपका कोई खर्चा नहीं है, ये आपका जानबूझकर किया हुआ एक गुल्लक में पैसा जमा करना होता है। तो ये भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बड़ा जरूरी चीज होता है, लेकिन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसको नहीं मानते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो जरूरी है ना, प्रोविजन बनाना ही पड़ता है। वहां पे पीपीडीडी आप नहीं करिए, करना ही पड़ेगा, वहां पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, वहां पे आप ट्रांसफर टू रिजर्व करना पड़ेगा। बट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट ऑफ पैसा नहीं हो रहा है आपका, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। इसके अलावा डोनेशन, कहीं पे भी डोनेशन आप पेड कर दियो, उसको बिजनेस का खर्चा दिखा दिए हो तो। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एज पर योर बुक, डेप्रिसिएशन एज पर बुक, बुक के हिसाब से अगर आप डेप्रिसिएशन शो किए हो तो हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी प्रोविजन और रिजर्व, डोनेशन, डेप्रिसिएशन एज पर बुक। मैं किसी खर्चे का नाम नहीं लिख रहा हूं, बट एक तरह से ये आपके अंदर आ जाएगा कि किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस है वो हमको जोड़ना पड़ेगा, किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐसी चीज। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं ये चीज डेप्रिसिएशन एज पर, ये सब चीज करने के बाद लेस करेंगे expenses allowed but not debited to PL. Expenses allowed but not debited to PL. ठीक है। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, डैश देके लिख दीजिए डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, डैश देके लिख दीजिए डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन देना होगा।
है ना। इसके बाद कुछ ऐसे इनकम जो इस हेड के नहीं है वो आप यहां पर डाल दिए हो, लिखिएगा लेस। नेक्स्ट लेस इनकम फ्रॉम अदर हेड। सर इसी में नहीं लिखना है, नहीं, अलग से लिखना है। बट क्रेडिटेड टू पीएल। इनकम फ्रॉम अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू पीएल। डिस्क्रिप्शन हम बाद में देते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा जब हम लोग सम्स करेंगे तब। अभी क्या बताएं हम, लेस इनकम फ्रॉम अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू पीएल। बैक स्टोरी में मैंने बताया था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ का चीज है नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का चीज है। विनिंग और हॉर्स रेसेस कुछ भी आएगा यहाँ पर, यहाँ का चीज नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव यहाँ का चीज नहीं है। हाउस रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चीज है, यहाँ का चीज नहीं है। तो ऐसे इनकम जो इस हेड के नहीं है किसी और हेड के हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज और लिख लीजिए, लेस इनकम नॉट टैक्सेबल but credited to PL। इनकम टैक्सेबल नहीं होता लेकिन पीएल का क्रेडिट कर दिया जाता है। उसमें नीचे डैश देके लिखिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, उस पर टैक्स नहीं लगता लेकिन वो पीएल का क्रेडिट में डाल दिया है तो वो इनकम आपका जानबूझकर आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, इसलिए हम लोग उसको लेस करेंगे। और एक चीज, बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी ब्रैकेट में लिखो इफ प्रीवियसली डिसअलाउड। इफ प्रीवियसली डिसअलाउड, दो चीज इसमें बताया मैंने। क्या बताया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी इसके ब्रैकेट में लिख दो इफ प्रीवियसली डिसअलाउड। अगर पहले उसको डिसअलाउड किया गया है तो, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फाइंड आउट करते हैं। बस लास्ट वाला एक एडजस्टमेंट होगा, इसमें एडजस्टमेंट करो, लिखो ऐड। इसी में ऐड, आगे लिखो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेस लेस सर डेप्रिसिएशन एज पर आईटी जो था उसको डायरेक्ट बाहर वाले कॉलम में कर देंगे ना। सब कुछ लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑब्लिक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और इतना कुछ करने के बाद हम लोगों को मिलेगा बुक प्रॉफिट। क्या मिलेगा, बुक प्रॉफिट, और उसको हम लोग लिखेंगे बुक प्रॉफिट। तो यहां तक सीखने के बाद ही हम लोग असेसमेंट ऑफ फर्म वाला टॉपिक सीख पाएंगे।
तो हम लोगों को पहले पीजीडीपी के कुछ सम्स करने होंगे, तब जाकर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे टैक्स में। ठीक है, तो ये है टैक्स का इंट्रोडक्शन, और एक बड़े चैप्टर से हम स्टार्ट कर दिए, उसमें वो है एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा, 15 नंबर का एक सम बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 सम आता है इसमें, 15 नंबर का एक ये आएगा और एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आएगा। हाँ, टोटल 30 मार्क्स का, बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 5-6 मार्क्स। ठीक है, क्या बोले?